हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे अध्याय 5 को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जो कि है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइन है यहाँ पर जो कि है तो ये है, ज़िंदगी बहुत हसीन है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो स्टूडेंट्स खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो आइए देखते हैं आज कि हमारे वीडियो में अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा 8वीं में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा है। उनके आकार, आकृति, उनके गुणों के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था पिछले कक्षा में। पिछले कक्षा में हम लोगों ने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में क्या किया था? कॉर्क की पतली कांट की जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया, है ना, कॉर्क की पतली कांट की जिन कोशिकाओं का अध्ययन किया, है ना, जिन कोशिकाओं का अध्ययन किया उसे क्या कहा गया? उसे सेल कहा जाता है। उसे सेल कहा जाता है। और उसी सेल मतलब क्या? कोशिका का हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसमें आप लोगों के बुक में प्रयोग दिया गया है क्रियाकलाप, उसको देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में क्या दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह की कोशिकाओं का यहाँ पर अवलोकन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माचिस की तीली की कांट में कोशिकाओं का अवलोकन करते हैं। माचिस की तीली की कांट को देखने के लिए माचिस की एक तीली लेकर 1 घंटा पानी में भिगो कर रखें, है ना। अब ब्लेड में इसकी पतली कांट को लेकर एक स्लाइड पर पानी की बूंद में रखें, कवर स्लिप में ढकें और सूक्ष्मदर्शी को निम्न आवर्धन की में ही इसका अवलोकन करें। जैसा दिखाई दे रहा है उसका चित्र देखो, ये किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग का सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देगा। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी में जो माचिस की तीली को हम लोग भिगो कर रखे थे और उसको देखे तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई देने लगा। ठीक है, अपने बनाए गए चित्र ये हम लोगों ने बनाया है ना। तो यही जो चित्र है जिसे रॉबर्ट हुक ने 1965 में इसी को देखा था और इसी को नाम क्या दिया था उन्होंने? सेल नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। पत्ती में भी कोशिकाएं होती है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रियो की पत्ती की निचली सतह की एक परत निकालकर स्लाइड में देखते हैं। तो स्लाइड में वो कैसा दिखाई देता है हम लोग का? ये मान लो स्लाइड है। स्लाइड में हम लोग को कैसा दिखाई देता है? ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे ही टाइप का कुछ जुड़ा हुआ रहता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार का रहता है।
इसमें क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती है इसमें बीच में कुछ ऐसी आकृति की बनी होती है, इसको बोलते हैं स्त्री कोशिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री कोशिकाएं। स्त्री कोशिकाएं। और जो इसके बीच में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। ये क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर आगे है गाल की कोशिकाएं, है ना। गाल की कोशिका का अब हम लोग देखते हैं। गाल की कोशिकाएं, तो गाल की कोशिकाएं इसको देखते हैं। इसमें क्या है? यह क्रियाकलाप देखो, गाल की अंदर की सतह में आइसक्रीम के चम्मच से खुरच कर स्लाइड पर फैलाएं। ध्यान रहे कि गाल को कठोरता से न खुरचें। स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालें, इसके बाद 2 बूंद तल स्याही पर डालें। तो हम लोग कैसा दिखाएगा गाल का कोशिका, किस तरीके का दिखेगा? ये मान लो ये अपना स्लाइड है। स्लाइड में कैसा दिखेगा? ये जैसे पत्थर का आकार होता है ना, अलग अलग, है ना। तो हम लोग को ये क्या दिखेगा? ऐसा टाइप का वो स्लाइड में आकृति जो है दिखाई देगा। तो इसमें जो गोलाकार जो बीच बीच में दिखाई दे रहा है सब में, वो क्या रहेगा हमारा? इसमें केंद्रक रहेगा, केंद्रक। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकाओं का अध्ययन। प्रारूपिक कोशिका। प्रारूपिक कोशिका मतलब एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे शरीर में के अलग अलग भागों में कोशिकाओं में जो चीज़ें पाई जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रारूप के रूप में, मतलब कुछ कुछ स्थानों पर रख कर एक साथ हम लोग उसको बनाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रारूपिक कोशिका। आज के समय में 200 वर्षों में हम लोगों ने इतनी सफलता हासिल कर ली है कि हम लोग किसी भी कोशिका के चित्र को 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब सोच सकते हो कोशिका कितनी छोटी होती है और हम लोग उसको 5 लाख गुना बड़ा करके आसानी से उसका देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चित्र बनाए हैं। एक है प्रारूपिक पादप कोशिका जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका है। और जंतु कोशिका जीव जंतु और मनुष्य में ये पाए जाते हैं, ये कोशिकाएं हैं। इन दोनों में ऐसे कई कोशिकांग हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में है। और अंतः पारद्रवी जलिका दोनों में है, पादप कोशिका जंतु कोशिका। केंद्रक भी दोनों में है, पादप कोशिका जंतु कोशिका। गोल्जिका है, दोनों में रिक्तिका है। कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस ऐसा इसलिए कहा जाता है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो वो किस में सेव रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वो सेव रहता है। जैसे कि कभी कभी बोला जाता है कि हम लोग जो है कि हफ्ते में एक दिन क्या रहना चाहिए, हम लोगों को उपवास रहना चाहिए। क्यों उपवास रहना चाहिए? क्योंकि जो उससे हमारा जो फैट होता है, हमारे शरीर में जो फैट होता है वो क्या रहता है? एक जगह क्या हो जाता है? जमा होते जाता है। परंतु जब हम लोग क्या करते हैं? उपवास रहते हैं तो उस समय हम लोग भोजन तो ग्रहण करते नहीं, तो ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा जो सुरक्षित रहती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा सुरक्षित रहती है वहीं से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारा फैट कम होता है। तो हफ्ते में अगर एक दिन हम लोग उपवास रहते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वही है। और कई ऐसे कोशिकांग हैं जो दोनों में नहीं पाए जाते, जैसे कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में है। कोशिका भित्ति हो गया। क्लोरोप्लास्ट है, केवल पादप कोशिका में। केवल पादप की कोशिका में इसलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पेड़ पौधा स्वयं बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। सभी पेड़ पौधों में पादप कोशिका में या सभी पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि सभी जो पौधे होते हैं वो उत्पादक नहीं होते। मतलब सभी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे अमरबेल वगैरह जो रहता है ना, वो क्या रहता है? दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, है ना, वो कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनमें ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो ये जो कोशिका है इसमें जैसे कि हम लोग कोई जंतु का विश्लेषण किए, उसमें हम लोगों को क्या मिला? 100 क्लोरोप्लास्ट मिला। तो इसका मतलब ये नहीं
कि हम लोग प्रारूप कोशिका में 100 ठो क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शा दें, क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शा दें, तो जो कोशिका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कम क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कोशिकांगों को हम लोगों ने पाया है विश्लेषण के दौरान उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका मतलब दोनों के बीच कौन कौन सी कोशिकाएं होती जो कॉमन होती है और दोनों में कौन से कोशिकांग होते हैं जो अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए कोशिका का संगठन, मतलब कोशिका में क्या होती है, बहुत सारे प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनमें संगठन होते हैं। आपके बुक में इसके बारे में क्या दिया है, पढ़ते हैं। कोशिका का अपना एक ढांचा होता है। अभी हम लोग देखे ढांचे थे 2 ठो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो कोशिका का अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर क्या होता है, बदलते रहता है। मैंने बताया ना कि ये नहीं है कि 100 क्लोरोप्लास्ट मिल गया तो 100 क्लोरोप्लास्ट को ही पूरा हम लोग एक कोशिका में दर्शा दें, तो वो क्या रहता है, बदलते रहता है। क्योंकि कोशिका में क्या है, दूसरे जीव भी आ जाते हैं, अन्य जीव भी आ जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करके उसको इफेक्ट भी कर देते हैं। तो कोशिका के कई अंग क्या होते हैं, कोशिका का जो बहुत सारा अंग होता है, हम लोग देखें ना, कोशिका के कई अंग किससे मिलकर बने रहते हैं, कोशिका झिल्ली से मिलकर, वो कोशिका के बहुत से अंग मिल करके बने होते हैं, किससे, कोशिका झिल्ली से। ठीक है, कोशिका झिल्ली से बहुत सारे, हम उनका अध्ययन अंतः झिल्ली तंत्र के अंतर्गत करते हैं। कोशिका झिल्ली से बने कोशिकांगों का अध्ययन, कोशिकांगों का अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं, अंतः झिल्ली तंत्र, है ना, अंतः झिल्ली तंत्र के माध्यम से हम लोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंतः झिल्ली तंत्र। अंतः झिल्ली तंत्र के माध्यम से उन कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं जो कोशिका झिल्ली से मिलकर के बना होता है कोशिकांग, है ना। ठीक है, कुछ अंग ऐसे हैं जो कोशिका में किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उसकी सहजीविता से बने हैं। मैंने बताया ना, कोई छोटे सूक्ष्म जीव प्रवेश भी कर लेते हैं कोशिकाओं में, तो कोशिकांगों को प्रभावित करते हैं, है ना। तो ऐसे भी कई प्रकार के कोशिकांग बनते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, अंतः सहजीविता। देखो, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से जो कोशिकांग बनते हैं, जो कोशिकांग बनते हैं, उनका अध्ययन हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, अंतः सहजीविता तंत्र के माध्यम से उसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोशिका के अंगों में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध है कि जिस प्रकार एक संगठन होता है ना, बहुत सारे संगठन होता है, मजदूरों का संगठन होता है, शिक्षकों का संगठन होता है ना। तो बिजनेस ग्रुप का एक संगठन होता है, बिजनेसमैन का। तो संगठन क्या होता है, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं जो पाई जाती हैं ना, उसमें कोशिका के अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के अलग अलग अंग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, इंटरकनेक्ट, और एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे हमारा कार्य निरंतर कोशिका में चलता रहता है, जैविक कार्य। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग। अंतः झिल्ली तंत्र, अभी मैंने जैसे बताया, अंतः झिल्ली तंत्र क्या होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसके माध्यम से हम उन कोशिकांगों का अध्ययन कर सकते हैं जो कोशिका झिल्ली से बना है। तो कोशिका झिल्ली से कौन कौन से कोशिकांग बने हैं, अंतः प्रद्रवी जलिका बना है, गोल्जी काय बना है, लाइसोसोम है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग किस तंत्र के माध्यम से करते हैं, अंतः झिल्ली तंत्र के माध्यम से बंद करते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के माध्यम से करते हैं। और ये जो सभी कोशिकांग होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, उन सभी कोशिकांग के आसपास एक झिल्ली जैसा आवरण होता है
जिसके कारण वो क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य से अलग होते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य उनमें प्रवेश नहीं कर पाता। परंतु जितने भी अंतःझिल्ली तंत्र में उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि कोशिकांग मतलब सेल पार्ट्स जो होते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जलिका हो गया, चाहे गोल्जी का है, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे केंद्रक झिल्ली हो, चाहे कोशिका झिल्ली हो, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन सभी के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं ना, उनका आवागमन चलते रहता है और जैविक कार्य कोशिका में चलते रहता है। जैसे कि ये देखो, हम लोगों ने एक चित्र बनाया है जो क्या है, अंतःझिल्ली तंत्र के विभिन्न कोशिकांगों में अंतर संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। देखो ये जो कोशिका झिल्ली है वो किससे कनेक्ट रहता है, कोशिका झिल्ली जो रहता है वो अंतःप्रद्रवी झिल्ली से कनेक्ट रहता है। अंतःप्रद्रवी झिल्ली देखो गोल्जी काय से भी कनेक्ट है और कोशिका झिल्ली से भी जुड़ा हुआ होता है ना। और गोल्जी काय जो होता है लाइसोसोम से। तो एक केंद्रक झिल्ली, अंतःप्रद्रवी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये जितने भी अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत आने वाले कोशिकांग हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी क्या हैं, झिल्ली के आवरण से बंधे हुए हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य इनमें प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु इनमें जो पदार्थ होते हैं उनका आवागमन कंटिन्यू लगातार चलते रहता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो देख, कोशिका झिल्ली जो होता है एक क्या होता है, पारगम्य झिल्ली होता है। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली मतलब एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो भी द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य आसानी से आर पार हो जाते हैं, मतलब उस झिल्ली से चले जाते हैं, झिल्ली से मतलब झिल्ली को आर पार कर लेते हैं। कौन, कोशिका द्रव्य जो होता है वो। अगर ऐसा ना हो तो कोशिका में जैविक कार्य होना ही बंद हो जाएगा। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली के बारे में क्या दिया गया है देखते हैं आपके इस चैप्टर में। तो कोशिका झिल्ली क्या दिया है, कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्यों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, मैंने बताया ना, कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य का आवागमन होता है। कोशिका झिल्ली की रचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम लोग कोशिका झिल्ली को देखने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में हमें इस प्रकार से कुछ वो दिखाई देगा। है ना। तो ये क्या होता है, हमारा कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है ना। और ये हमारी क्या है, जो लाइन लाइन जैसे दिख रहा है, कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति। और फिर उसके बाद क्या है, कोशिका झिल्ली, ये हमारा कोशिका झिल्ली जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यह मुख्य रूप से वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बना होता है, वसा और प्रोटीन से मिलकर के कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, यह स्वभाव से ही लचीली होती, कठोर नहीं होती। कोशिका झिल्ली का आकार और उसकी सीमा का निर्धारण करती है। कोशिका के आकार और सीमा का निर्धारण कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है, मतलब उसका आकार क्या होगा, है ना, ये निर्धारण करती कोशिका झिल्ली तथा सुरक्षा का कार्य करती है। ये कोशिका की सुरक्षा कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में पदार्थों को चयनित रूप से आवागमन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। भी कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, चयनात्मक। मतलब इससे हर एक पदार्थ नहीं गुजर सकता, लेकिन कुछ कुछ पदार्थ हैं जो आर पार इससे चले जाते हैं। तो चयनात्मक मतलब खुद से चयन करती कौन सा पदार्थ जा पाएगा कौन सा नहीं। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को। ठीक है, तो ये है।
अब इसमें आगे दिया गया है, प्रत्येक कोशिका झिल्ली पर ऐसे चिन्ह होते हैं जिनकी मदद से कोशिकाएं क्या होती है, एक दूसरे को पहचानती है। इनका सजीवों के जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे कि जंतुओं में शुरुआती परिवर्तन के समय नई नई कोशिकाएं बनती है और एक जगह से दूसरे जगह कोशिकाओं का स्थानांतरण जैविक क्रिया के फलस्वरूप होते रहता है। उस समय कोशिका झिल्ली के पहचान चिन्ह के आधार पर ही कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती। जब कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उनमें पहचान चिन्ह होता है जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को पहचान लेती है। इस तरह से इनके बीच जुड़ाव बनता है और यही जुड़ाव ऊतकों तथा अंगों के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सजीव के शरीर में कोई बाहरी कोशिका आ जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसे अन्य कोशिकाओं के रूप में पहचान पाती है। मतलब अन्य कोशिका अगर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की कोशिका है या अन्य, तो उसको ये पहचान लेती है। ठीक है, तो ये था हमारा कोशिका झिल्ली जो कि प्रोटीन और वसा का बना हुआ होता है ना। और इसमें से जो है कोशिका द्रव्य आसानी से आवागमन कर लेता है, परंतु सभी कोशिका और कोशिकांगों के जो द्रव्य होते हैं वे भी आवागमन करते हैं, परंतु सभी नहीं कर पाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य जो है सुरक्षित रहता है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कोशिका झिल्ली का होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे है कोशिका भित्ति। देखो हम लोग जब पादप कोशिका पढ़ रहे थे तो उसमें पादप कोशिका में ही क्या हो पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में ही कोशक भित्ति पाया जाता है ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता। तो देखो जो जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण किससे मिलकर बना होता है, बाहरी आवरण जो होता है वो मिलकर बनता है कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से। जबकि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, परंतु कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाया जाता है जो क्या रहता है, कोशिका भित्ति। इसके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है कि जैसा कि आप जान चुके हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की एक अनूठी विशेषता है, जहां जंतु कोशिकाओं के बाहरी परत में केवल कोशिका झिल्ली होती है, वहीं पौधे की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होता है, मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी एक मजबूत परत। ये कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज। इस पदार्थ का नाम रखना, याद रखना, सेल्यूलोज की बनी एक मजबूत परत होती है कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु और पादप कोशिकाओं में यह प्रमुख अंतर माना जाता है। क्या प्रमुख अंतर? कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ये एक प्रमुख अंतर है। यह कठोर अथवा लचीली छिद्रमय परत होती है। कठोर भी हो सकती है, लचीली भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, छिद्र होता है, छिद्रमय परत होती है, छिद्रमय परत होती है। और ये क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं जीवित कोशिकाओं से मिलकर ही सेल्यूलोज के द्वारा इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली है जो है वो दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि कोशिका भित्ति केवल किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है ना। और जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। और जबकि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो और ये जो है छिद्रमय परत होती है, छिद्रमय परत नहीं होती कोशिका झिल्ली। तो ये इसमें इन दोनों में बेसिक अंतर है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका है? तो कोशिका भित्ति की यह भूमिका है कि कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका के आकार, पादप कोशिका के आकार का निर्धारण करती है, आकार का निर्धारण करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था हमारा कोशिका भित्ति।
तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो मैंने पादप कोशिका, जंतु कोशिका बनाया था उसमें दर्शाया था कोशिका द्रव्य उसमें था। तो कोशिका द्रव्य को हम लोग कुछ पॉइंट्स से अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्या, कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा तय होती है। कोशिका झिल्ली जो रहती है उससे क्या होता है, कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा तय होती है कि कोशिका कहाँ तक का रहता है, किस बाहरी सीमा तक के जाता है। दूसरा, ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिसके बारे में मैंने बताया था। लवक, जो हरित लवक जो मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, वो इसमें पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जलिका उसमें पाया जाता है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। और लगभग अधिकतर जो कोशिका में कोशिकांग होते हैं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एक आधार द्रव्य है। आधार द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे प्रकार के पदार्थ और द्रव्य इसमें मिले हुए होते हैं, जैसे कि संचित पदार्थ हो गया, है ना, और क्या हो गया, स्त्रावी पदार्थ जिनका स्त्राव हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होता है वो इसमें पाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ आप जानते ही हैं, अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और जो उत्सर्जी अंगों द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, तो वो भी इसमें पाया जाता है। खैर बाद में जैविक क्रिया द्वारा वो निकल जाता है। और इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा होती है पानी की, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो कि कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, उनका हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो हमारा प्लेलिस्ट है विज्ञान का उसे अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।